नमस्कार दोस्तों। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी विद डॉक्टर भदौरिया इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका फिर से स्वागत कर रहा हूं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, पिछले वीडियो में हमने एक युवा चिकित्सक डॉक्टर के देशमुख जी का इंटरव्यू लिया था। हमारे इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अच्छा काम कर रहे हैं उनके बारे में आप लोगों को जानकारी मिले, उनके विचारों की जानकारी मिले, उनके कार्यों की जानकारी मिले। और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच डॉक्टर तारेन सोनी जी हैं। सोनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। नमस्कार सर। तो जी सर। मैं इससे पहले चर्चा को आगे बढ़ाऊं, मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि वैसे तो आपको बहुत से लोग जानते हैं, पर जो लोग आपको जानते नहीं हैं उनको आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। आप क्या हैं, क्या शुभ नाम है आपका, कहाँ रहते हैं आप, कब से चिकित्सा कर रहे हैं, आपकी शिक्षा कहाँ से हुई और यहाँ तक आप संघर्ष करते हुए कैसे पहुंचे, आपकी इस यात्रा के बारे में हमको संक्षिप्त से बताने की कृपा कीजिए सोनी जी। शुक्रिया सर, आपने इस इंटरव्यू में मुझे शामिल किया। अ, मेरा नाम है डॉक्टर तारेंद्र सोनी। मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है बालाघाट, आपने सुना होगा बालाघाट। तो बालाघाट में एक लोकेशन है मलाजखंड, प्रॉपर माइन है। और मलाजखंड में मतलब मेरे दो क्लिनिक है। 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में मेरे दो क्लिनिक है, एक तो मेरे घर में है और जहाँ ये इंटरव्यू चल रहा है अभी एक एक लोकेशन है मंडई। तो एक्चुअली ये एक सेकंड मेरा जो है क्लिनिक है। रही बात एजुकेशन की डॉक्टर साहब, 2000 मेरा 2006 में जो है BEMS कंप्लीट हुआ, जिसका मेरा जो सेकेंड ईयर तक की जो पढ़ाई थी आपके रायपुर से ही, रायपुर में एक REH मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। अगर आप, चूंकि आप तो काफ़ी पुराने हैं तो आपको सब पता है इन लोगों का। जी जी। तो चौहान जी का कॉलेज हुआ करता था, REH मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, सुंदरनगर रायपुर में। जी। सेकेंड ईयर तक की जो मेरी स्टडी है वहाँ हुई, और अनफॉर्चुनेटली मुझे जॉन्डिस हो गया और काफ़ी क्रिटिकल इलनेस थी, तो मुझे आना पड़ गया। और बालाहाट में फिर मैंने फाइनल ईयर किया, और फाइनली जो मेरा काउंसलिंग है, काउंसिल जो मेरी काउंसिल है एक्चुअली, सॉरी, वो पाठक साहब के यहाँ की, जबलपुर की। 2006 में मेरा कंप्लीट हुआ था सर। तो उसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में आप कब से आए सर? वही बात है, जैसे क्या हुआ कि 2005 से तो हमने स्टार्ट कर दिया, प्रैक्टिस तो हमने शुरू कर दी अंडर गाइडेंस। लेकिन हम करते क्या थे, एलोपैथी करते थे, है ना। ये एक सच्चाई है। और कुछ 5-7 साल, मतलब 2010-11 तक तो हम भी कर रहे थे, क्योंकि दिशाहीन थे एक्चुअली सर उस समय। मोटिवेशन की कमी थी, साहित्य की कमी थी। सबसे बड़ी चीज मोटिवेशन की कमी थी, अवेयरनेस नहीं था। हमारे टीचर्स जिन्होंने हमको पढ़ाया, वो उन्होंने उनमें खुद में वो कॉन्फिडेंस नहीं था। तो 2011 तक तो हम लोगों ने एलोपैथी किया। और अब हुआ ये कि जैसे आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और या ये कहूँ कि जैसे मैटी साहब के साथ हुआ। अब मैटी साहब के साथ ये हुआ कि उनको सारी जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के, अलग अलग देशों के, अलग अलग जो वहाँ की जो प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां हैं, सब पता थी उनको, है ना। इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन पता थी, चाहे जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन पता थी, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के उनको। यूनानी पता था उनको, वो होम्योपैथ में मास्टर थे। लेकिन संतुष्ट नहीं थे, सेटिस्फेक्शन नहीं था। कुछ उनकी नीड थी तो वो फुलफिल नहीं कर पा रही थी, वो जो मेडिसिन है, वो जो सिस्टम है। मेरे साथ भी ऐसा कुछ ये हुआ इंसिडेंट कि मेरी अपनी कुछ फिजिकल नीड्स थी, कुछ मेरे साथ मेरे खुद के कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज थे। एलोपैथी अगर मैं 2-3 साल और ले लेता, कुछ ऐसे मेरे साथ फिजिकल चैलेंजेस थे, मैं उसको बहुत ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन ये था कि मैं एलोपैथी के दलदल में, मेरा शरीर, मैं खुद जा चुका था, जा रहा था। अगर 2 साल भी वो उनको ढो लेता, हैवी पेन किलर मैं खाता था। ट्रामाडोल मुझे खाना पड़ता था सुबह शाम, वो भी दो दो पेयर में खाना पड़ता था। हैवी पेन किलर हुआ करती थी वो। एक भी कोई खा लेता है तो उसको चक्कर आते हैं ना। मुझे दो सुबह दो शाम को खाना होता था। तो आर्थराइटिस और तमाम चीजें थी मेरे साथ। और ऐसा नहीं था कि मैंने ट्रीटमेंट नहीं लिया। मैंने बड़े बड़े न्यूरो फिजिशियन से, रूमेटोलॉजिस्ट से, उनसे जब थका तो मैंने आयुर्वेद का सहारा लिया। नथिंग मुझे रिजल्ट आए।
मैंने होम्योपैथ का 6 मंथ मैंने कोर्स किया, मुझे 0 0 0 रिजल्ट आए। ओह। तो फाइनल ये था कि बेटा, या तो जो है, अगर हम इसको 2 साल भी खींच लेते हैं इस एलोपैथी, जिस तरह से मैं जा चुका था उस दलदल में, मुझे वो ट्रामाडोल से निजात पाना था। और अंतिम विकल्प जो था वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी थी, जिसको मैंने कभी कंसीडर नहीं किया था। तो तब वो मजबूरी बनी। और कुछ प्रेरणा स्रोत उस समय ये था कि कुछ डॉक्टर्स के, जैसे हम लोग कभी कुछ ऐसे वाकया सुन लेते थे कि फला एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का डॉक्टर था, उसने लीवर कैंसर को ठीक कर दिया। तो कुछ ऐसे वाकया थे, मुझे ऐसे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है वो किसकी घटना थी, कि एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर ने लीवर कैंसर को ठीक किया था। मेरे लोकल की ही घटना थी। तो वो एक घटना ने बड़ा मुझे ना इंस्पायर कर दिया, मतलब मुझे बेचैन कर दिया। मुझे मतलब मैं सो नहीं पा रहा था एक्साइटमेंट में। और मेरी वाइफ का ये उन्होंने, उसका एक था मेरी वाइफ का कि आपका भी तो इलेक्ट्रोपैथी है, आप तो आपने तो पढ़ा है इसको, तो आप एक बार ट्राई क्यों नहीं करते। तो वो एक मोटिवेशन था, वो एक दिन था। और 2012 से फिर मैंने मेडिसिन मंगाई, मैंने स्टडी की, मैंने प्रयोग किए, आसपास के लोगों में बांटना, खुद पे प्रयोग करना, विफल हुए। फिर पढ़ाई की, स्टडी की, फिर दिया, फिर विफल हुए। फिर हमने अपनी गलतियों से, अपनी विफलताओं से सीखते 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 आज ऊपर वाले की कृपा है, आप जैसे मित्रों की और अच्छे लोगों की हमेशा सहयोग रहा, कृपा है कि न सिर्फ मैं ठीक हुआ, न सिर्फ मैं एलोपैथी से मुक्त हुआ, बल्कि आर्थराइटिस पे मैंने सैकड़ों पेशेंट को जो है मुक्त किया है। जो आपने देखा होगा ना, गांव में एक हैबिट है, डाइक्लोफेनेक खाना, निमोसलाइड खाना एक हैबिट है। तो सैकड़ों लोगों को मैंने निजात दिलाया है इससे। ये सर स्टोरी। और फिर कारवां चलता गया। वही बातें हैं, है ना। लोग आते गए, कारवां जुड़ता गया, वैसी बात है। और सब बढ़िया चल रहा है। जी सर। तो ये माना जाए कि 2005 से आप चिकित्सा क्षेत्र में हैं, तो 2011 हाँ, से आपने इलेक्ट्रोपैथी स्टार्ट की है। इलेक्ट्रोपैथी की चिकित्सा आपने हाँ कब से एक्चुअली स्टार्ट की? सही से कह, जी जी। 2005-6 से आपके आपने चिकित्सा कार्य शुरू किया था। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की चिकित्सा जो है पूरी तरह वो कब से शुरू किया आपने? ऑनेस्टली कहूंगा सर, तो 2012 से मैं एक तो ऊर्जावान, मुझे बहुत ज्यादा ना एक चिढ़ हो गई थी चीजों से, तो बहुत ज्यादा बहुत जल्दी छोड़ना चाहता था। और वो चिढ़ जो है, वो मरीज जो आता था, वो ये एक्सपेक्टेशन से आता था कि मुझे ये डॉक्टर इंजेक्शन लगा देगा। तो वो चिढ़ जो है वहां भी मुझे मेरा फायदा कराती थी। तो बहुत जल्द में 1 साल में मैंने अपने आप को जैसे तैसे तैयार कर लिया, डिपेंडेंट हो गया कि अब अगर इस पेशेंट को हाइपोटेंशन है और मुझे इसको ड्रिप नहीं लगानी है, मुझे डेक्सोना की इंजेक्शन नहीं लगानी है, मुझे एलोपैथी करनी है, तो बहुत 1 साल में मैंने अपनी जर्नी तैयार कर ली। और एज अ इलेक्ट्रोहोपैथ, एज 100% इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रैक्टिशनर, मैंने 1 साल में अपने आप को साबित कर दिया। चैलेंजेस रहे बाद में भी, लेकिन हाँ, 1 साल में मैं पूर्ण रूप से 2012 में एक एज अ इलेक्ट्रोपैथ मैंने अपने आप को साबित कर दिया। 2012 से और 2024 से ये 12 साल का सफर कैसा रहा आपका? अ, बहुत प्रेरणादायक रहा सर। बहुत अ, ऊर्जा देने वाले ये साल रहे। और साल दर साल मुझे सफलता, मेरी जो सफलता का जो पैमाना है, वो जो सीढ़ियां हैं स्टेप टू स्टेप, तो मैं हमेशा, मतलब मुझे अच्छा ही, बहुत सारी गलतियां हुई, बहुत सारी चीजों को समझने में हमने जल्दबाजी की। तो फाइनल ये है कि हमने अपनी गलतियों से भी बहुत कुछ सीखा। और आज एक बड़ा गर्व होता है, बहुत गर्व होता है कि एक अद्भुत विधा है मेरे पास। तो एक बहुत अच्छी बात है। गौरवशाली मेरा एक वो सफर रहा है। बहुत अच्छी खुशी हुई सुन के आपके बारे में कि आपने किस प्रकार से इस चिकित्सा पद्धति में आज अपना एक मुकाम बनाया है। कि मुझे आपके जैसे लोगों से बात करके खुशी होती है, संतुष्टि होती है। जिस जमाने में हम लोग इलेक्ट्रोपैथी में आते आए थे तो उससे लगता था कि हम लोग अकेले ही लोग हैं और आगे पता नहीं इसका क्या होगा। और आपके जैसे जो जो युवाओं को देखते हैं तो एक उम्मीद हमें दिखती है कि हमारी चिकित्सा पद्धति का बहुत अच्छा भविष्य होगा। ये तो कहानी बताई आपने कि आपको कैसे इसमें चिकित्सा में आने की प्रेरणा मिली, कैसे आप एलोपैथी से इलेक्ट्रोपैथी में आए। मैं ये चीज जानना चाहूंगा, आप इसकी शिक्षा में कैसे आए? कैसे आपने तय किया कि बीईएमएस कोर्स करना है? ये इत्तेफाक से हुआ या फिर आपकी स्वयं का निर्णय था आपका? ये एक्चुअली ये इत्तेफाक था सर।
अब मैं एक्चुअली पढ़ाई हमारी जो, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, एक्चुअली जो स्कूली शिक्षा थी बहुत अच्छी थी। और चूंकि जीव विज्ञान बायोलॉजी के मतलब एक विज्ञान प्रेमी थे, अच्छे स्कूल के हम टॉपर रहे। अपने अपने संकाय में मैं टॉपर था। तो डॉक्टर बनना था फाइनली, क्योंकि जब मैं 11th 12th में था तो ये जो फील्ड है, एक डॉक्टर वाला प्रोफेशन मुझे खींचता था अपनी ओर। डॉक्टर्स को देख के मैं बड़ा मतलब बहुत मुझे प्राउड होता था। तो आना था, लेकिन हमने शॉर्टकट लिया, क्योंकि फाइनेंस सबसे बड़ी चैलेंज हमारे पास ये था कि एमबीबीएस करने की हैसियत ना हमारे पिताजी के पास थी, ना कोई ऐसा मोटिवेशन भी नहीं था ऑनेस्टली अगर कहूँ। तो एक मजबूरी थी, चलो हमने शॉर्टकट मारा, बीएमएस। तो उस जमाने में इतना मार्केट। उस जमाने में वो काफी टफ भी था, क्योंकि लगभग 200-250 सीटों में होती होती थी, और एमपी छत्तीसगढ़ एक था। और इतनी बड़ी जनसंख्या में 250 सीटों में आना, और उसमें भी एमबीबीएस में जाना बहुत एक टफ होता था। और लेकिन और ये भी आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि फाइनेंशियली स्थितियां भी हम लोग की ऐसी नहीं थी कि हम लोग वो चीज कर पाते। अब ये बताइए मुझे, आपको कितना अफसोस लगता है कि आप एमबीबीएस नहीं बन पाए? नहीं सर, 1% का अफसोस नहीं है। बड़ा मुझे आज, मैं जिस मुकाम पर हूँ, बहुत 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 भारी भरकम ओपीडी भी नहीं, लेकिन एक अच्छी आइडेंटिटी है, एक सेटिस्फेक्शन होता है कि मैंने ऐसे ऐसे केस डील किए हैं, स्किन में, आर्थराइटिस में, कुछ न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, उसमें मैंने जो फतह हासिल की है। और बड़ा एक थैंकफुलनेस जो होता है ना सर, एक ग्रेटिट्यूड होता है जब आप ऐसा कुछ कर लेते हैं जो जो सालों से एमबीबीएस डॉक्टर, एक एमडी डॉक्टर, एक न्यूरोलॉजिस्ट, एक एपिलेप्सी के पेशेंट को जिस तरह से घसीट रहा होता है, हमने वहां से उसको आउटकम कर दिया। हमने एलोपैथी से उसको निजात दिला दी। तो इससे बड़ा ग्रेटिट्यूड, इससे बड़ा एक वो क्या होगा सर अपने लिए, एक रिवार्ड क्या होगा। तो मुझे 1% का भी अफसोस नहीं है। आपने जो बताया उससे जान के ये मुझे समझ में आया कि आपने एलोपैथी को भी काफी हद तक समझा है, जिया है। आपने आयुर्वेद का भी ज्ञान लिया है, आपने होम्योपैथी का भी ज्ञान लिया है, और इलेक्ट्रोपैथी का ज्ञान तो आपने पहले लिया ही था। अब मुझे ये बताइए कि आपको इन बाकी चिकित्सा पद्धतियों के मुकाबले इलेक्ट्रो होम्योपैथी में क्या खूबियां दिखती हैं? खूबियां शायद मैं उसको, कितना मैं उसको एक्सप्लेन कर पाता हूँ डॉक्टर साहब, भदौरिया साहब आपको, लेकिन खूबियों की अगर मैं बात करूं तो एक सरलता है, एक सरल है। कुछ डिसीजेस को डील करना इतना आसान है, और वही डिसीज दूसरी पैथी में चैलेंज है। वही डिसीज दूसरी पैथी में, जबकि होम्योपैथी अपने आप में बहुत अच्छी विधा है, आयुर्वेद बहुत अच्छी विधा है, लेकिन बहुत से डिसीज हैं जिनमें हम चुटकियों में हम उसको ठीक करते हैं और फास्ट रिजल्ट लेते हैं। होम्योपैथी में वो फास्ट रिजल्ट, अगर आर्थराइटिस में, क्रॉनिक आर्थराइटिस को अगर मुझे 3 महीने लग रहे हैं, तो शायद होम्योपैथी में 12 से 15 12 से 15 16 महीने लग रहे हैं। तो एक बड़ा एक प्लस पॉइंट है। जी डॉक्टर साहब। जी, ये तो हो गई खूबियों की बात। अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इतनी अच्छी चिकित्सा पद्धति है, आप भी जानते हैं, लगभग 100 साल से इस देश में है। 1865 में इसका जन्म हुआ था, और आज 2024 में हम जी रहे हैं। आपको ऐसी क्या कमियां लगती हैं इस चिकित्सा पद्धति में, जिसके कारण इस चिकित्सा पद्धति को वो मुकाम नहीं मिल पा रहा है जिसके लायक मैं या आप इसको समझते हैं? हाँ, ये बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन है डॉक्टर साहब वाकई में, और इस तरह के सवालों पे चर्चा होनी चाहिए। और सबसे बड़ी तकलीफ ये रही है ना डॉक्टर साहब कि एक जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, सबसे पहली चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं अपनी चिकित्सा पद्धति में कमियां अगर देखूं, तो ये है कि जो एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग होती है, जो एकेडमिक ट्रेनिंग होती है, जो एकेडमिक एजुकेशन होता है, उसकी हमेशा से कमी रही। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में वो सबसे बड़ी कमी है, एक चीज जो मैंने देखा है। सेकंड की, मेडिसिन में जो एक होता है ना, क्वालिटी कंट्रोल या एक होना चाहिए, तो वहाँ जो है भटकाव है हमारे डॉक्टर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार, गवर्नमेंट की जो दखल अंदाजी है वो नहीं रही है उस तरह से। क्वालिटी कंट्रोल नाम की कोई चीज है नहीं। ये दो बड़ी कमी मैं ऐसा मानता हूँ सर। अब जैसे सरकार की आपने चर्चा की, सरकार ने लगभग आज से मेरी जानकारी में लगभग 8-10 साल पहले आईडीसी बनाई है।
और वो आईडीसी अभी तक इस पे विचार कर रही है ना। तो आईडीसी में जो इलेक्ट्रोपैथी की स्थिति है, या आईडीसी में जो ये इलेक्ट्रोपैथी की मान्यता का विषय चल रहा है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरी जो राय है सर इसमें, मेरा ऐसा मानना है कि हमारे जो प्रपोजलिस्ट हैं हमारे साइड से, हमारे जो भी प्रपोजलिस्ट है, लगभग उन्होंने अपना सर्वोत्तम दिया है। लगभग जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, आप भी इस बात को भली भांति समझते हैं, और जितना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, उस हिसाब से हमने अगर जितना कुछ दिया है गवर्नमेंट की नहीं, जो आईडीसी कमेटी की जो डिमांड है, उनकी जो अ, उन्होंने जो क्राइटेरिया बनाया है, उसको फुलफिल करने का बेहतर प्रयास किया है हमारे जो प्रपोजलिस्ट ने। तकलीफ ये है कि आईडीसी की जो मंशा है, उस पे मेरी तरफ से व्यक्तिगत ये मेरी टिप्पणी है या मेरा विचार है कि उनके मंशा पे मेरा सवाल है। वरना 10 साल, वरना ये जो पिछले 17-18 से जो प्रयास चल रहा है, 5 साल बहुत होते हैं। काफी डेटा दिया जा चुका है, काफी डेटा आपके पास भी है, काफी डेटा मेरे पास भी है। जरूरी नहीं कि मैंने भी दिए हों, आपने भी दिए हों, लेकिन बहुत से ऐसे डेटा हैं, उनको साइंटिफिकली प्रूफ, और इतना टफ प्रोसेस के थ्रू आईडीसी ले रही है। ये फेयरफुली नहीं है एक्चुअली। उस जी हाँ, हिसाब तो मैं फिर उस हिसाब से डॉक्टर साहब, फिर तो होम्योपैथी की मान्यता पर भी सवालिया निशान मैं लगा सकता हूँ, मैं खड़ा कर सकता हूँ, कोर्ट में खड़ा कर सकता हूँ, उस हिसाब से, जिस हिसाब से रवैया सरकार का या आईडीसी का हमारे लिए जिस तरह सा उनका रवैया है। जी डॉक्टर साहब। यानी आप मानते हैं कि जो क्राइटेरिया हमको दिया गया है, ये क्राइटेरिया इससे पहले जिन भी चिकित्सा पद्धतियों की मान्यता मिली है या उनको मान्यता दी गई है, उनको ये क्राइटेरिया नहीं दिया गया। तो ये क्राइटेरिया बेशक देना इतना तो है। नहीं था। हाँ, जी जी। जी, जी सवाल करो। क्या ये क्राइटेरिया देना उचित है? देखिए सर, बस मैं ये जानता हूं कि मैंने शुरू से मैंने कहा कि जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, उस हिसाब से हमने इतना कुछ दिया है, बहुत पर्याप्त है। उसको कंसीडर करना चाहिए, उसको संज्ञान में लेकर के जो है स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन आईडीसी की सुस्त चाल है एक्चुअली, ये तो दिख रहा है, हर किसी को दिख रहा है। जी हाँ, आईडीसी की सुस्त चाल तो है, क्योंकि इलेक्ट्रोपैथी कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसके बारे में विचार करने में इतना समय लग रहा है आईडीसी को। ये तो सबको दिख रहा है कि आईडीसी जानबूझ के इस मसले को लटकाए हुए है। खैर, इस सरकार की सुस्ती के बीच में एक अच्छी खबर अभी ये आई है कि राजस्थान में आज से लगभग 6 साल पहले इस चिकित्सा पद्धति को वसुंधरा राजे के कार्यकाल में मान्यता मिल गई थी, लेकिन फिर चुनाव आ गया, फिर सरकार बदल गई। लेकिन नई सरकार के आते ही अभी सरकार ने पहले बजट में ही राजस्थान में इलेक्ट्रोपैथी के बोर्ड के गठन की औपचारिकता पूरी की है, और उसके लिए 5 करोड़ का फंड जो है ना वो अलॉट किया है। इस विषय पे क्या बोलना चाहेंगे आप? ये तो सर हमारे लिए एक बहुत बड़ी ऊर्जा है, इस तरह की न्यूज़ या इस तरह की कोई घटना भारत देश में किसी राज्य में होना। और जो राजस्थान में अभी हाल के जो पिछले सप्ताह की एक खबर है आपने जो बताई कि 5 करोड़ का, 5 करोड़ का उन्होंने बजट अलॉट किया है इलेक्ट्रोपैथी के विकास के लिए। बाकायदा बोर्ड का गठन हो चुका है। एक चिकित्सा पद्धति के तौर पर तो 2018 में ही राजस्थान सरकार ने इसको मान्यता दे चुकी है। तो ये सर हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक ऊर्जावान ऐसी खबरें हमको बहुत ऊर्जा देती है, और ये एक माइलस्टोन है। ये जो घटनाक्रम हुआ, जो राजस्थान में वहां की सरकार ने जो स्टैंड लिया है, एक फेयर स्टैंड लिया है, ये हमारे लिए, हमारी पद्धति के लिए एक माइलस्टोन है सर। बिल्कुल सही और कहा ना आप, बिल्कुल भदौरे सही। साहब, भदौरे साहब, एक मजे की बात बताऊं कि आज की तारीख में आईडीसी की क्या मंशा है, क्या उसका उसकी जो अंतिम रिपोर्ट क्या होगी, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे एक चीज पता है भदौरे साहब की, सरकार या आईडीसी आज की तारीख में चाहकर भी उसको जो है अमान्य नहीं कर सकती। हम इतना आगे आ चुके हैं, हमारा कारवां इतना आगे बढ़ चुका है कि वो चाह भी ले तो जो है उसको बंद नहीं कर सकती। इतना कुछ हमने दे दिया है। और वो उसका एक सबसे बड़ा माइलस्टोन है जो राजस्थान में हुआ। और सेठिया साहब को कोटिशह नमन, जो उन्होंने इस लड़ाई को लड़ी है शुरू से। काफी उन्होंने वक्त अपना, पैसा अपना, अपनी ऊर्जा लगाई है। जी डॉक्टर साहब।
हाँ, सेठिया साहब तो बिल्कुल धन्यवाद के काबिल हैं, और राजस्थान के सभी चिकित्सक भी धन्यवाद के काबिल हैं जिन्होंने ये संघर्ष किया। और इसके पहले 3 साल पहले भी एक अच्छी खबर आई थी, लेकिन वो शायद उतनी बड़ी खबर नहीं थी, इसलिए इसको उससे प्रोत्साहन नहीं मिला, जिसके बारे में आप बता सकते हैं। अभी मध्य प्रदेश में जो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी ने डिप्लोमा स्टार्ट किया लगभग आज से 3 साल पहले, ऐसा भी देश में पहली बार हुआ है कि कोई यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पर डिप्लोमा स्टार्ट करे। इसको आप कैसे देखते हैं? जी, मजे की बात कि मेरा खुद का अटल बिहारी हिंदी यूनिवर्सिटी का इसी सत्र में जो है मेरा खुद का स्टडी सेंटर अलॉट हुआ है। एक्चुअली मंडला डिस्ट्रिक्ट में मेरा स्टडी सेंटर है। अध्ययन केंद्र क्रमांक 563 तो ये भी एक माइलस्टोन है। ये कुछ ऐसे ही घटनाक्रम है जो मैंने कहा ना, इन बातों के बिहाफ पे मैं कह सकता हूं कि सरकार चाह कर भी जो है वो डिनाई नहीं कर सकती हमारे वजूद को। आज इतना आगे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जा चुकी है। तो रही बात आपका जो क्वेश्चन था अटल बिहारी का, ये भी जैसे राजस्थान सरकार ने जो स्टैंड लिया, उसी तरह से किसी यूजीसी ग्रांट यूनिवर्सिटी, किसी स्टेट यूनिवर्सिटी के द्वारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करना। और मैं आपको बता दूं, चूंकि मेरा स्टडी सेंटर है अटल बिहारी हिंदी यूनिवर्सिटी का, मेरा स्टडी सेंटर है, तो उसके जो मानदंड होते हैं, कुछ पैमाना होता है कि एक स्टडी सेंटर आप चला रहे हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का, तो सबसे पहली चीज तो अटल बिहारी में ये सिलेबस जो है ऐसे यूं ही नहीं कि मतलब कागजों में गजटेड हो गया, नहीं। इसकी पूरी जो है, जो एक पैमाना होता है, जो मापदंड होते हैं कि एक अगर आप किसी तरह का चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम रन कर रहे हैं, तो उसके जो पैमाना होता है, उसका जो क्राइटेरिया होता है कि जैसे मेरा स्टडी सेंटर है, चिकित्सा शिक्षा अधिनियम के जो भी क्राइटेरिया है उस उन मानकों को पूरा करते हुए, उन शर्तों को पूरा करते हुए ये पाठ्यक्रम डिजाइन किया गया है। रही बात जो सेंटर होते हैं, जैसे सेंटर अलॉट होता है, जैसे मेरा सेंटर है स्टडी सेंटर, तो स्टडी सेंटर में मैं आपको बता दूं, मतलब 12 लोगों का स्टाफ होता है, टीचिंग स्टाफ। उसमें एक एमबीबीएस को कंपलसरी रखा गया है एज अ प्रोफेसर। गुड। एक फार्मा, जो बी फार्मा का जो एक बी फार्मा वाला होता है, वो होता है एक कंपलसरी है। बाकी जो 10 लोग हैं बीएचएमएस या बीए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मटेरिया मेडिका पढ़ाने के लिए बीएचएमएस एक कंपलसरी होता है। तो इस तरह के जो क्राइटेरियाज हैं, ये जो मानक हैं, इनको पूरा तैयार कर करके ये जो कोर्स डिजाइन किया गया है, ये भी अपने आप में एक माइलस्टोन है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के विकास के राह में। बहुत बढ़िया। तो आप अपने स्टडी सेंटर में जो यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है उसके अलावा कोई बेहतर शिक्षा देने के लिए कोई अतिरिक्त प्रयास करते हैं? एक्चुअली सर, मेरा जो आत्मिक तौर से मैं अंदर से देखूं, तो रूहानी तौर से अगर मैं देखूं, तो मेरा प्रयास सिर्फ ये रहता है कि अगर कोई डॉक्टर आ रहा है, कुछ कोर्स करना चाहता है अटल बिहारी से, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि मैं उसको ये कहता हूँ कि इलेक्ट्रोपैथी करो, और आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मेरा रहेगा। चूंकि वो मुझे जानते हैं गुड। तो प्रेरित भी होते हैं, है ना। दूसरा, आप आधारभूत और या ये सब चीजें ना करके आप ये करें तो आपको एक सपोर्ट मिलता है। लाइफ टाइम मैं सपोर्ट करूंगा एक ग्रेटिट्यूड के साथ में, मुझे खुशी होगी कि आप इलेक्ट्रोपैथ हैं। बहुत ये बढ़िया। अगर मैं डॉक्टर सोनी से ये पूछूं कि डॉक्टर सोनी, आपको वैसे तो हम और आप जानते हैं इलेक्ट्रोपैथी में हर बीमारी का बहुत अच्छा इलाज संभव है, लेकिन अगर मैं ये पूछूं और लोगों को बताना चाहूं कि 5 ऐसी बीमारियां जिनके लिए हम डॉक्टर सोनी को जाने और माने, तो ऐसी 5 बीमारियां का नाम बताने की कृपा कीजिए आप। श्योर श्योर। जैसा कि मैंने अपने इस इंटरव्यू को शुरुआत में ही मैंने कहा था कि आर्थराइटिस चूंकि मजबूरी थी, उस पर मुझे स्टडी बहुत करनी थी, मेडिसिन पे एक स्टडी करनी थी, और वो मेरी खुद की ज़रूरत थी, तो उस पर मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया स्टार्ट में, जो शुरुआती दौर था, और उस पर मैंने फतह हासिल की। तो आर्थराइटिस पे मैंने सैकड़ों लोगों को ठीक किया है। एक तो इसको आप ले लीजिए, आर्थराइटिस पे मैंने काम किया है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, जो डिस्क बल्ज वाले मामला जो सर्वाधिक अभी देखने मिल रहे हैं, जिस तरह की लाइफ स्टाइल है हमारी, इस पे मेरा बहुत अच्छा काम रहा है। स्किन पे मैंने काफी केस डील किए हैं और सक्सेसफुली मेरा काफी अच्छा मैंने सेटिस्फाइड रिजल्ट लोगों को दिया है। रीनल स्टोन और कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, है ना, जैसे कुछ एपिलेप्सी का मैंने
कुछ 9 पेशेंट मेरे रिकॉर्डेड हैं जिसको मैंने पूरी तरह से, ऑलमोस्ट अभी पूरी तरह से वो ठीक है, ना तो मेरी मेडिसिन की नीड है ना तो वो उनको एलोपैथी की नीड है। तो ये कुछ डिसीजेस हैं, इस पे मैंने ज्यादा फोकस किया है। कुछ गायनिक के केसेस हैं। ये है डॉक्टर साहब। डॉक्टर सोनी, आप अपने जो भी सफलता अनुभव करते हैं, इस सफलता का आप श्रेय किसको देना चाहेंगे? एक्चुअली डॉक्टर साहब, श्रेय अगर मैं देने की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे जाने अनजाने, बहुत सारे, जैसे आप जैसे, शायद मैंने कोई छोटी सी प्रेरणा आपसे ली होगी। तो ऐसे मतलब अनेकों मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, अनेकों ऐसे। वो मैंने कहा था ना, एक कैंसर, एक डॉक्टर साहब ने, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के एक डॉक्टर साहब ने लीवर कैंसर को ठीक कर दिया, जो कि ऑल इंडिया से घूम के इलाज करा चुका था। सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत वो थे। तो ऐसे छोटा 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 छोटा, मतलब हर किसी से मैंने प्रेरणा लिया। और मेरे फैमिली मेंबर, सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत वो है कि वो मेरे डिसीजन को, उन्होंने मुझसे पहले मेरे डिसीजन को स्वीकार कर लिया था कि ये कुछ, अब कुछ 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 तो इसका दिमाग चेंज हो गया है, कुछ तो ये नया करेगा, अच्छा करेगा। काफी मुझे हेल्प मेरे माता पिता से, मेरी वाइफ से। और बता दूं कि मेरे यहाँ एलोपैथी नहीं चलती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत उनको बढ़िया। विश्वास था। रिजल्ट लेट भी आते थे लेकिन वो शिकायत नहीं करते थे, क्योंकि वो मेरी प्रयोगशाला मेरे घर के ही लोग थे पहले उस टाइम पर। तो मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत मेरे फैमिली मेंबर्स है, मेरी वाइफ, मेरे माता पिता, मेरे बच्चे। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में चिकित्सा के अलावा इस चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए आप और क्या क्या काम करते हैं? एक्चुअली सर, जैसा कि शायद आप जानते हैं या शायद नहीं जानते, आप तो देखते हैं मेरी एक्टिविटी जिस तरह के, हम हमारी क्या सोशल एक्टिविटी ये है कि हम जो नए डॉक्टर्स हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, जो कहते हैं कि मैं नया हूँ, उनको जितना हर संभव प्रयास है मोटिवेट करते हैं, राह दिखाते हैं। इसी सिलसिले में पिछले 1 साल पहले, कुछ 1 डेढ़ साल पहले, कुछ डॉक्टरों का ये था कि सर हम आपके पास आकर के जो है मटेरिया मेडिका बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्योंकि उस समय टेलीफोनिक में बहुत से डॉक्टर्स तो टेलीफोनिक सिखाता था। किसी ने फोन लगाया, हम 1 1 घंटा उसको समझा देते थे। तो कुछ लोगों को अच्छा लगता गया, तो कुछ लोगों ने कहा कि सर हम आपके यहाँ आना चाहते हैं। कुछ 5 10 डॉक्टरों का ग्रुप था। बोले हम लॉज में रुकेंगे, आपसे मार्गदर्शन लेंगे, सीखेंगे। तो हमने कहा यार, ऑनलाइन का जमाना है। तो एक सिलसिला शुरू हुआ मटेरिया मेडिका की। मैं स्टडी कराता हूँ, ऑनलाइन स्टडी कराता हूँ, और जो भी है टेलीफोनिक है। मैं हर संभव प्रयास करता हूँ, हर डाउट को क्लियर करने का प्रयास करता हूँ जहां तक मेरी क्षमता है। बहुत अच्छी बात है। सोनी जी, अभी अभी इस मीटिंग में हमारे पास 10 मिनट और शेष हैं। 10 मिनट में मैं संक्षेप में आपसे कुछ और सवाल पूछूंगा। ये सिर्फ समय की सीमा है, इसलिए अगर इस मीटिंग में हमारी ये बात पूरी नहीं हुई तो हम इस मीटिंग को आगे भी दूसरी मीटिंग ग्रुप में कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो भी नए चिकित्सक हैं, जो इस चिकित्सा पद्धति में आने आना चाहते हैं या आ गए हैं और उसके बाद वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो उनको आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि सफलता के लिए वो क्या करें? मेरा एक सूत्र वाक्य रहता है सर, और ये हर किसी को कहता हूँ। एक्चुअली मैं, अगर आज की तारीख में मैं हूं तो मैं किन वजहों से मैं हूं, मैं वो बताता हूँ लोगों को। और उसका एकमात्र एक सूत्र है सर: सेल्फ हेल्प, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ हेल्प, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ स्टडी। मेरा ऐसा मानना है सर कि आपको अगर कोई बेहतर बना सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। ये मेरा सूत्र वाक्य है सर, क्योंकि मैंने इस बात को अपने जीवन में मैंने प्रूफ किया है। मैंने सेल्फ स्टडी की है सर। मैं नहीं गया किसी इंस्टीट्यूट में, मैं नहीं गया किसी टीचर के पास, मैंने नहीं पूछे लोगों से सवाल। मैंने अपने आप के लिए, खुद के लिए सवाल पैदा किए, उनके जवाब ढूंढे। पागलों के जैसे हमने पढ़ा है। हम आधी रात को नींद खुल जाती थी तो हम किताब पढ़ते थे। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में एक साबित करना था खुद को। ये होना चाहिए सर। आपको अगर बेहतर बना सकते हैं तो सिर्फ आप बना सकते हैं। यही मैं आज कहना के चाहूंगा सर उन लोगों के लिए। जी, बहुत अच्छी बात है। आज के जो डॉक्टर, जो आप भी देखते होंगे कि पिछले कुछ वर्षों से सोशल मीडिया आने के बाद से, इंटरनेट आने के बाद से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में सिखाने वालों की भी तादाद बहुत हो गई है, किताबें बेचने वालों की तादाद बहुत हो गई है, दवाई बेचने वालों की तादाद बहुत हो गई है। तो ये जो संख्या बढ़ गई है और सब अपने अपने तरीके से उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इससे नया चिकित्सक बहुत कंफ्यूज होता है। तो जो कंफ्यूज हाँ, चिकित्सक है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वही बात, वापस से हम वही बात उसी पे आ जाते हैं कि आप तय करिए कि आपके लिए बेहतर क्या है, कौन है एक्चुअली।
ट्यूटर है ऑनलाइन, ये अच्छी बात है। ऑनलाइन बहुत सारी मेडिसिन बेचने वाले हैं, ये भी अच्छी बात है। मुझे डिसाइड करना है ना कि मुझे क्या चाहिए। ये मुझे पता होना चाहिए ना कि मुझे किससे पढ़ना है। ये तो अच्छी बात है कि ऑनलाइन ट्यूटर बढ़े हैं, पढ़ाने वाले बढ़े हैं, किताबें आई हैं। मैं किताबों के बारे में यही सलाह दूंगा, मेरे जो डॉक्टर्स हैं, नए डॉक्टर्स, मोटा मोटा अगर जीवन में 2 किताब भी पढ़ लेते हैं, बेसिकली आपकी जो मटेरिया मेडिका है, जो सिन्हा साहब की अगर आपने फंडामेंटल लॉस पढ़ी है अगर से, मंजू श्रीवास्तव साहब जी की अगर आपने मटेरिया मेडिका पढ़ी है तो इनफ है। ग्लिडन साहब की एक पढ़ लीजिए, थियोबॉल्ट साहब की एक पढ़ लीजिए, इनफ है। एक और सूत्र मैं बता देता हूँ लोगों के लिए। मुट्ठी भर मेडिसिन है हमारे पास। भदौरिया साहब, आप भी जानते हैं हमारे पास इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम में मुट्ठी भर मेडिसिन है, मतलब कुल 38 रेमेडीज हैं। एक्चुअली हमको पढ़ना कम है, समझना ज्यादा है। एक लाइन पढ़िए, उसको 100 बार 100 अलग अलग एंगल से समझिए। सब कुछ मटेरिया मेडिका की एक ही किताब में बता देती है, बाकी चीजों को तो हमको खुद से मनन करना है एक्चुअली। ये मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा। आपका फ्यूचर प्लान क्या है? इलेक्ट्रोपैथी में आपको आगे बढ़ाने के लिए आप भविष्य में क्या करना चाह रहे हैं? ऐसा कुछ तो फ्यूचर प्लान में शायद आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ। बस फ्यूचर प्लान ये है कि मैं बेहतर अपने आप को, और भी बेहतर चिकित्सक के तौर पर अपने आप को जानना चाहता हूँ। मेरी पहचान ऐसी हो कि मैं एक बहुत बेहतर, हिंदुस्तान का एक बेहतर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सक के तौर पर जाना जाऊं। शायद ये लोगों के लिए प्रेरणा होगी। बस। सरकार से आप क्या उम्मीद करते हो? सरकार को इलेक्ट्रोपैथी को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दे, गवर्नमेंट हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दे। वो हमारी जो फार्मा लाइन है उस पर दखल अंदाजी करे। वो भी कोऑपरेट करे ना, सरकार भी कोऑपरेट करे। बस मेरी सरकार से यही एक्सपेक्टेशन है, गवर्नमेंट से, कि वो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर दे, फ्री हैंड दे। और 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 जी बोलिए। जो फार्मा है उस पर दखल अंदाजी करे, ताकि क्वालिटी मेडिसिन हमारे हाथों में आ सके। और जो इलेक्ट्रोपैथी समाज के लोग हैं, बोर्ड वाले, संचालक हैं, मेडिसिन कंपनी वाले हैं, या फिर जो चिकित्सक हैं, इनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं कि इनको इलेक्ट्रोपैथी को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? फार्मेसी के बारे में अभी क्या ही बोलूं सर। ऐसा है कि शायद मुझे उसका, अभी आपका जो सवाल का सही जवाब शायद मेरे लिए, या तो मैं खुल के बोल दूंगा तो तकलीफ की बात हो जाएगी तो रहने दिया जाए। नहीं, जी। हमें कोई नेगेटिव बात नहीं कहनी है, हमें पॉजिटिव बात कहनी है, जो कि हमारे एक इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा जगत के लोगों को सुधार करने के लिए प्रेरित करे और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करे। मैं आपके सवाल का जवाब एक एग्जांपल के थ्रू देता हूँ डॉक्टर साहब। और ये आप भली भांति जानते हैं, आपसे चीजें छुपी नहीं है, क्योंकि आप बहुत पुराने प्रैक्टिशनर हैं। एक मेडिसिन है स्क्रोफोलोसोवन। स्क्रोफोलोसोवन में 9 प्लांट्स होते हैं। व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी एक मेडिसिन है हमारी, उसमें 15 प्लांट होते हैं। तकलीफ ये है कि न व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी में 15 है, किताबों में है, लेकिन मेरे हाथ में, मेरे टेबल में ये जो व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें 15 प्लांट हैं। ये बिल्कुल नहीं है। खींच खाच के 10 से 12 प्लांट हैं। तो वो जो फिलॉसफी होती है ना डॉक्टर साहब, एक मेडिसिन की एक फिलॉसफी होती है, एक मेडिसिन की फिलॉसफी होती है, वो कैसे फुलफिल होगी, तो वो कैसे उम्मीदों पे खरा उतरेगी। तकलीफ मेरी सिर्फ ये है, बाकी तो अंत में आप इलेक्ट्रोपैथी के लोगों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? आप अपने मन की कोई बात कहना चाहेंगे? मेरे जो साथी हैं, जो नए डॉक्टर्स हैं या पुराने भी डॉक्टर्स हैं, जो या तो फ्रस्ट्रेटेड हैं या तो किसी तरह से संतुष्ट नहीं है अपने प्रैक्टिस में, मैं एक ही सजेशन मैं उनको दूंगा कि एक जो डीप ऑब्जर्वेशन होता है ना, विज्ञान का एक छात्र जो होता है ना, साइंस में हमको पढ़ाया जाता था इस पूरी शिक्षा में कि एक साइंस का स्टूडेंट एक सूक्ष्म निरीक्षण। आप अपनी मेडिसिन को आइडेंटिफाई करें, आप अपनी स्टडी को उस तरह से पढ़ें करें। आप अगर किसी केस में फेल हुए तो फ्रस्ट्रेशन में नहीं आना है, आपको उसका कारण ढूंढना है। विफलताओं से सफलता का रास्ता तय होता है। तो पढ़ना है, सर्वाधिक आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है अपनी फेलोरे से। एक एग्जांपल मैं दूंगा सर। थॉमस अल्वा एडिसन से मैं बहुत प्रेरित हूं, उनके जीवन से। और ये लोगों को मैं कहता हूं, मेरे साथियों को, कि थॉमस अल्वा एडिसन ने 10,000
बार एक काम के लिए, एक चीज के लिए उन्होंने 10,000 बार प्रयोग किया। 10,000 अलग अलग प्रयोग एक बल्ब बनाने के लिए। 10 बार, 20 बार ठीक है, 50 बार ठीक है, 100 बार ठीक है। 100 बार में थक जाता है इंसान, अरे यार ये चीज गलत है, ये मेरा कंसेप्ट गलत है। उनका कंसेप्ट ये था कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब तो जलता है। 9,999 बार वो विफल रहे। आखिरी 10,000वां जो उनका अटेम्प्ट था, उन्होंने एक बिजली से जलने का वाला एक बल्ब बनाया और पूरे विश्व में रोशनी आई। तो वो जो 9,099 जो अटेम्प्ट थे, मैं आपको बताऊं मजे की बात, वो विफल अटेम्प्ट नहीं थे। हम विफलताओं से एक चीज सीखते हैं कि हमको क्या नहीं करना है, ये मुझे पता होता है। तो हर चीज को ऑब्जर्वेशन करना है अपनी विफलताओं की। अगर मैंने S6C6 का D4 दिया, किडनी स्टोन 6 mm का था, वो नहीं ठीक हुआ, वो वहीं का वहीं पड़ा है, तो मुझे स्टडी करना है ना कि मैं उसमें और क्या कर सकता हूँ। माइक्रो ऑब्जर्वेशन। जी सर। अब हमारे पास मात्र 1.5 मिनट है। हम आपसे चाहेंगे कि यदि आप बताना चाहें तो अपना पता और अपना मोबाइल नंबर बताएं ताकि लोग आपसे संपर्क कर सकें। जी, जैसा कि मैंने बताया था, मध्य प्रदेश में एक जिला है बालाघाट। बालाघाट में एक लोकेशन है मलाजखंड, जो कि कॉपर माइन है, फेमस कॉपर माइन है। और यहाँ पर मेरा क्लिनिक है मलाजखंड में, पवित्र इलेक्ट्रो होम्यो हेल्थ केयर नाम से मेरा क्लिनिक है। मेरा मोबाइल नंबर है 9691113997। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7354632873। जी सर। जी, आपका मोबाइल नंबर और आपका व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर से बता दें ताकि लोग नोट कर ले उसको। जी, मेरा जो फ़ोन नंबर है जिस पे बात हो सकती है टेलीफोनिक, 9691113997। सेकंड, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 7354632873। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सोनी जी। आपसे बहुत अच्छी चर्चा हुई, बहुत अच्छा लगा आपसे चर्चा करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही काम करते रहिए, इलेक्ट्रोपैथी को आगे बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।